बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरा शुक्र, हर तारीफ अल्लाह की। उसके बाद शुक्र अदा करना चाहूँगा और मुबारकबाद देना चाहूँगा नई मैनेजमेंट कमेटी ऑफ नेशनल एजुकेशन सोसाइटी जो कि रिसेंटली अपने अहदे को संभाल रहे हैं। सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि जैसे ही ये मैनेजमेंट कमेटी ने अपना अहदा संभाला है हमने बहुत सारे चेंजेस देखने शुरू कर दिए हैं। तो मैं समझता हूँ ये बताइश तारीफ है, तो एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाए हमारी नई मैनेजमेंट कमेटी के लिए। 1000 बच्चों से बात करने से अच्छा होगा मैं एक टीचर से बात करूँ। मैं अगर टीचर्स तक अपना मैसेज पहुंचाऊं और टीचर्स ये मैसेज बच्चों तक पहुंचाएंगे तो इंशाल्लाह मेरी पहुंच बहुत आगे तक जाएगी ना, मगर आप लोग उसके मीडियम है। तो मैं टीचर्स से मुखातिब करना बहुत ज़्यादा पसंद करता हूं, तो उसी वजह से टीचर्स प्लीज स्टॉप टीचिंग। टीचर्स प्लीज स्टॉप टीचिंग। क्या अगर ये थोड़ा सा आपका चैलेंज मैं थ्रो कर रहा हूं आपके सामने इसलिए क्योंकि अभी आज का जो टीचिंग का तरीका है वो कंप्लीटली बदल चुका है। अगर आप आज भी वही पुराने अंदाज से पढ़ा रहे हैं, पुराना टीचिंग कर रहे हैं, सो प्लीज स्टॉप दैट। आपके बच्चे ये चीज़ को नापसंद करते हैं, आपके ये बच्चे इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे। इसे नया नाम दिया गया है टीचिंग के अलावा फैसिलिटेशन। क्या नाम दिया गया है? तो पेडागोजी में क्या होता है, बच्चा कैसे सीखता है, और एनागोजी बड़ा आदमी कैसे सीखता है, एन अडल्ट हाउ दे विल लर्न। क्योंकि ये थी वहां पे अडल्ट जब सीखते हैं ना उनको ना सुनना पसंद नहीं है। कौन सी भी बोली हुई बात को अगर इनकार कर देते हैं उनको अच्छा नहीं लगता है, वो आपको एज ए टीचर एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ये सीख जो मैंने कॉर्पोरेट में सीखी थी मुझे लगता है वो आज क्लासरूम में आ गई है। आजकल के बच्चों को भी अगर आप बोलेंगे कि ये तुम गलत हो, तुम ऐसे नहीं करना चाहिए, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, वो आपको अपना सब में बड़ा दुश्मन समझता है। वो एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे जिसमें बच्चे बड़ी आसानी से पढ़ेंगे, जिस तरीके से पढ़ सकते हैं उस तरीके से पढ़ेंगे, और ऐसा पढ़ेंगे कि वो इसको याद रखें, एग्जाम में जाएं, पेपर के ऊपर हाई करें। ये करना है नहीं, बच्चों को ये करना है कि वो लोग इस चीज को याद रखें और इस चीज को अमल में लाएं। अगर आपने अपने बच्चों को सब्जेक्ट के साथ में सब्जेक्ट को कैसे अपने रियल लाइफ में, अपने प्रैक्टिकल लाइफ में वो कैसे उसको अप्लाई करेंगे, अगर आपने ये बच्चे को तैयार कर दिया ये लेवल पे, आपसे बेहतर कोई टीचर नहीं है। अगर आपने बच्चे को इस काबिल बना दिया कि वो क्लास में जो चीज सीखता है वो जाकर वो बाहर उसको अप्लाई कर सके, थोड़ा बहुत, आज थोड़ा, कल थोड़ा, परसों थोड़ा, साल बाद थोड़ा, मगर वो अप्लाई करने की काबिलियत अगर उसके अंदर आ जाती है तो आपसे बड़ा टीचर कोई नहीं है। तो एक बार एग्जांपल ये है कि अगर आप कोई सब्जेक्ट किसी भी क्लास के लिए पढ़ा रहे हैं, आपने कभी एक साल कभी एक अच्छे से नोट्स तैयार किए थे, अच्छे से नोट्स तैयार किए। अभी क्या करते हैं, एक बार वो नोट्स तैयार हो गए, बात खत्म। साल दर साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल तक वही नोट्स रिपीट करते जा रहे हैं क्लास में। किताब के ऊपर जो धूल पड़ी है उसको झटको, उसको लेके जाओ, वही जाके बच्चों के ऊपर। तो ये हमारा सिलसिलेवार चल रहा है। दूसरा सब में बड़ा चैलेंज इसी टॉपिक के अंदर सभी टीचर्स का ये है कि हम लोग टीचिंग करने के साथ, जैसा बंद करना है, टीचिंग करना मैंने बोला ना बंद करो, उसमें अहम चीज आपको ये करनी है कि आपको सिलेबस कंप्लीटर्स नहीं बनना है, सिलेबस फिनिशर्स नहीं बनना है। यानी वो अगर वो भी चेंज होता है, ये तीनों में से कोई एक भी चीज चेंज होती है, वो एडटेक की तरफ जा रही है। मगर जहां पे तीनों चीज बदल जाएंगे, आपका पढ़ाने का तरीका, बच्चे का पढ़ने का तरीका, और आप जो कंटेंट जिस तरीके से बच्चों को दे रहे हैं, ये भी अगर बदल जाएगा तो समझिए आपके स्कूल में, आपके क्लास में एडटेक दाखिल हो चुका है। एडटेक के बगैर ये क्लासरूम बेवा जैसी है। इन अदर वर्ड्स, आज की डेट में बोल रहा हूं, बेवा जैसी है। 5 साल बाद ये मुर्दा जैसी हो जाएगी, क्योंकि 5 साल बाद अगर आप ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं करेंगे अपने क्लासरूम में, इररेस्पेक्टिव ऑफ द लेवल, अगेन आई एम रिपीटिंग, कि अगर आप ये तब्दीली नहीं लाएंगे, हमारा पहले आपका स्कूल, उसके बाद में ये सारा इदारा आउटडेटेड हो जाएगा। ये सुनना चाहते हैं आप लोग? ये देखना चाहते हैं आप लोग? नहीं देखना चाहते तो आज से जैसे ये सोसाइटी, एक मैनेजमेंट कमेटी में आज तब्दीली आई है, एक नया चेंज का दौर हमको नजर आ रहा है। ये चेंज हमको पूरा रूट लेवल तक जाना है। मुझे मैनेजमेंट ने ये टेक्नोलॉजी, ये नोट्स, ये बुक्स, ऐसी चीजें दे दी है, मैं ऐसे पढ़ाऊंगा, मैं ऐसे पढ़ाऊंगी, मैं ऐसे पढ़ाऊंगा, ऐसे पढ़ाऊंगी, तो क्लास में बच्चे ऐसे पढ़ेंगे। उसका सक्सेस का फॉर्मूला किसी दानिश्वर आदमी ने यह बताया कि आप ये फॉर्मूला को रिवर्स कीजिए। पहले जो है, जैसा है, उसके साथ शुरू कीजिए। जहां है, जैसे भी है, जैसे भी हालात, जैसे भी बच्चे, जैसे भी पेरेंट, जैसे भी हम टीचर, जैसे भी हमारा क्लासरूम, जैसे भी हमारा प्रिंसिपल, जैसे भी हमारा मैनेजमेंट, उसी के साथ शुरुआत करनी है। आप जब ये शुरू करेंगे, थोड़े ही वक्त में आप देखने लगेंगे आप वो कर रहे हैं जो आप करना चाह रहे थे, और थोड़े ही समय में आप ये रियलाइज करेंगे आप वो बन गए हैं जो बनना चाह रहे थे।
इस बात के लिए पेरेंट्स अपनी फीस देकर हमसे उम्मीद लगाकर बैठे हैं। वो सिर्फ एग्जाम में मार्क्स, वो बेसिक क्राइटेरिया है, वो इस जैकेट की तरह है। जो भी एडवांस चीज टीचर एक्सपेक्ट करते हैं, वो पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं, वो जैकेट की तरह है। अगर आज मैं ये जैकेट पहन के आता और ये शर्ट नहीं पहनता तो चलता क्या? मैं सिर्फ ये जैकेट पहन के आता हूं, शर्ट पहन के नहीं आता हूं, चलेगा? नहीं चलेगा। तो रिजल्ट्स जो है, मार्क्स जो है, वो इस शर्ट की तरह है। ये बेसिक चीजें हमको देना है। और पेरेंट्स की उम्मीद हमसे क्या है? जैकेट की है कि उनके बच्चे की तरक्की हो, उनके बच्चे की तरबियत में कोई तब्दीली हो, उस बच्चे की तालीम में कोई तब्दीली हो, बेहतर तब्दीली, अच्छी तब्दीली। उस चीज के लिए वो लाके आपके जिम्मेदारी में बच्चे दे रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी। तीसरा चीज ट्रस्ट। पेरेंट्स, मैनेजमेंट, सब ने आपके ऊपर एक ट्रस्ट डाला है और हम लोग क्या करते हैं? वो ट्रस्ट पे से झटक के निकल जाते हैं। मेरी जिम्मेदारी नहीं। ओके, ये पूछने से क्या होगा? ये पूछने से क्या होगा? जहां पे आप बच्चों को पूछते हैं एनी डाउट्स, बच्चे उसको चैलेंज लेते हैं। बच्चे बोलते हैं मेरे को सब समझ में आया, क्या मेरे को ऐसा वैसा समझिए? बच्चे चैलेंज लेते हैं, वो बोलते हैं नहीं, नो डाउट्स। तो यहां पे आप क्या कर रहे हैं? अपने बारे में फीडबैक ले रहे हैं आप, आपके पढ़ाई के तरीके के बारे में फीडबैक ले रहे हैं आप। मैंने जो आज पढ़ाया उसमें से कौन सा आसान लगा, यानी कि आपने वो टॉपिक को बहुत अच्छा पढ़ाया। जो बच्चे बोलेंगे कि ये मुझे मुश्किल लगा, आपने वहां पे कोताही की, आपने वहां पे मैसेज को पूरे अच्छे तरीके से नहीं पहुंचाया। समझ रहे बात को आप? तो अगली क्लास में क्या करना है? वो टॉपिक को दोहराना है। अगली बार ज्यादा एनर्जी के साथ, ज्यादा तैयारी के साथ। आज की डेट में टीचर्स का मसला ये नहीं है कि वो प्लानिंग नहीं करते, सक्सेस की प्लानिंग नहीं करते, ऐसा नहीं है। हमारे टीचर्स सक्सेस की प्लानिंग करते हैं, मगर दो प्रॉब्लम है इसके अंदर। पहला, सक्सेस का डेफिनेशन गलत है। हमने सक्सेस का डेफिनेशन ये बना लिया है कि कितने बच्चे एक एग्जाम में कितना मार्क्स स्कोर करते हैं। पहला डेफिनेशन हमने वो बना लिया, सक्सेस का डेफिनेशन ही रॉन्ग है। इसके ऊपर इंशाल्लाह अगले सेशन में बात करूंगा। दूसरी चीज, दूसरी गलती यहां पे ये हो रही है, जब आप बच्चों का मार्क्स नहीं देकर लेकिन आप दूसरा ये कर रहे हैं, तो यहां पे आप लेकिन वो ये देख रहे हैं कि बच्चा इस चीज को अप्लाई कर पाता है कि नहीं बाहर। आप उसकी सब्जेक्ट नॉलेज के अलावा दूसरा नॉलेज टेस्ट कर रहे हैं। तो ये चीज बहुत जरूरी हो जाती है। इसके लिए हमारी यहां पे क्या हो रही है? तैयारी। हमारी तैयारी, प्लानिंग सही है, प्लानिंग सक्सेस की है, मगर हमारे पास प्लानिंग एफर्ट्स की नहीं है। कई लोग अपनी सैलरी से अपनी पढ़ाने की जिम्मेदारी को जस्टिफाई करने की नाखुशगवार कोशिश करते हैं। यह गलती कभी मत कीजिए। आप अपनी सैलरी से अपने इसकी कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं पढ़ाई की जिम्मेदारी की। मैं करियर काउंसलिंग भी करता हूं। करियर काउंसलिंग में मैं बच्चों को एक ही बात बोलता हूं, आप कौन सा करियर करना चाहिए? अगर नहीं समझ में आ रहा है, आंख बंद करो और सोचो, ऐसा कोई काम जो आप पैसा नहीं मिलने पे भी करोगे, वो आपका करियर है। सही, उसमें पैसे बना लिए, अच्छे पैसे बना लिए तो बहुत अच्छी बात है। उसको कैसे कमर्शियलाइज करना वो बाद में देखेंगे। मगर कोई ऐसा काम जो आपको पैसे नहीं मिलने पे भी आप करेंगे, वो आपकी दिल की खुशी, वो आपको बहुत बहुत खुशी देता है। वो काम अगर आप करेंगे तो वो आपका करियर है। तो मैं वही किया हूं। मैं यही काम बगैर पैसे के भी करता हूं, पैसे के साथ भी करता हूं। हमको पैदा करा कि आप भी माना चाहिए, फिर माना चाहिए, सब हमको ही मानना। तो ये सवाल जारे छोड़े जा रहे हैं। एक स्टूडेंट को काफी अखलाक और अच्छी तरबियत देना, ये सवाल जारिया छोड़े जा रहे हैं। उनकी औलादों के अल्लाह कदर नमाज की जिम्मेदारी मामूली थोड़ी देर उसके फातिहा जिसको आता एक सुबह जब पढ़ गए तो वो शिकतों की औलाद में तो सवाल जा रहे हैं। आप ये मत समझो कि हम पैसे दे रहे हमारे, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं। लेकिन आप जो अजर इसका मिलने वाला है, पैसा तो आता जाता खर्चा होता, लेकिन जो अजर मिलने वाला है आका में नमाज करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कुछ ऐसी आपके साथ बदलिए भी मिले कि आपकी आज तक कोई मैनेजमेंट बोला नहीं, किसी तनख्वाह की तब्दील हमारे दूसरे मैनेजमेंट में चल रहा। हम यहाँ मुझे भी इसका भी बोल देते हम निकालना है। हम क्या होगा बोला मैनेजमेंट की तरफ से, क्या होगा आपकी फैसिलिटी, आपको हर चीज़ खाना भी मैनेज करने का प्रोग्राम है। आप घर से खाना भी नहीं है, आपको चाय का अरेंजमेंट करना है और खाना का है। और हमारे डॉक्टर साहब जो है जो है अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है, तो यहाँ पे क्या है यूजली क्या है, हम लोगों के पास टाइम नहीं है डॉक्टर के पास। यूजली हम तो 40-45 साल के बाद हम लोगों के आया है, चले 7 बजे आते उनके पास डॉक्टर के पास जाने का टाइम मामूली शुगर हो जाए, शुगर चेक करेंगे हमारे इसको टैंक मेडिकल टैंक डालेंगे, उसमें क्या महीने में 8 दिन में 7 पूरा कितने में क्या है मालूम आपको शुगर चेक करेंगे हर जगह। 40-45 साल के बाद बच्चों में शुगर है। शुगर एक ऐसी चीज़ है आदमी मार जाती है उसमें। अल्हम्दुलिल्लाह आप मैं देखूँ मैं हमारे स्टाफ के हालात देखो सब 40-45 के ऊपर है। हमारे पास कई बार बोले डॉक्टर पास जाते मामूली शुगर टेस्ट कराने के टाइम में हमारा बिजी शेड्यूल ऐसा रात में 12 बजे से पहले तो कोई सोया नहीं।
तो अगर एक दिन में जाता दूसरे दिन दावत तो रहती, दूसरा में तो रहती, लेकिन वो जाना जरूर है। उसके बाद वापस नहीं जाए तो शुगर एक ऐसी बीमारी है, आदमी किडनी फेल कर देता, हार्ट अटैक हो जाएगा। इसके डॉक्टर से पूरा हुआ है तो आप यहाँ पे आके वीकली या महीने में 2 मेडिकल कैंप करेंगे, ब्लड टेस्ट, बीपी और तमाम चीज़ें दवाएं देंगे। तो ये मेरा चाहूँगा आप लोगों के ऊपर सोसाइटी के लिए आप लोग पिलर है, आप लोग बैकबोन है सोसाइटी के। हम आपकी हमारे में सोचते तो आप कैसा काम करते नई वाली आई है, उसने ये बहुत ही हिमालय पूर्ण किया है कि किसी भी इदारे की तालीमी इदारे की तरफ से निष्पक्ष रोल जितना होता है वो होता है साथी जैसे उनकी तरबियत और उनको पूछ करने के लिए उन्होंने पहला प्रोग्राम मुनासिब किया है। वैसे पिछले 10-15 दिन से अफान साहब से, जनरल रहमान साहब से, इफ्तिखार साहब से गुफ्तगू हो रही है इस मामले में। नक्शबंदी साहब की तरफ है गुफ्तगू हो रही है, फिर तजावीज़ उन्होंने सुनी अफान साहब ने, जनरल रहमान साहब ने, और ये पहला प्रोग्राम आपके लिए मुनासिब किया है। उनके सही इक़दाम हुआ है नेशनल एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से। वो ज़माना भी अब जो आपका एक आज का ज़माना है, जैसे कहते हैं कि गरीबी का ज़माना था, उस ज़माने में साहूकारी का तस्वुर नहीं था। सब एक ही लेवल के थे, सब उर्दू स्कूल में पढ़ते थे, कोई इंग्लिश स्कूल नहीं था। जो स्कूल थे वो उर्दू मीडियम स्कूल थे। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं था कि ये साहूकार है या गरीब है, हम सब उर्दू स्कूल में पढ़ते, ABCDE तक हमारे ब्रांचेस हुआ करते थे और उसमें हम पढ़ा करते थे। तो हमारे को, मैं आप ये बताना चाहूँगा, कई चीज़ें इनकी मुझे याद आई। उस ज़माने के स्टूडेंट्स भी ज़्यादा होते थे, लेकिन एहसास किसी को नहीं था। साहूकार था तो वो स्कूल में पढ़ता था, मल्टीपर्पज़ में ही, और प्रैक्टिकल स्कूल में भी वो सारे के सारे बच्चे वहीं पढ़ते थे। इसलिए उस ज़्यादा फ़र्क नहीं था स्टूडेंट्स में सोचने का कि हम कम हैं या अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। मेरा अक्सर मैं सोचता हूँ कि ये अंग्रेज़ी के जितने इंस्टीट्यूशंस हैं बड़े बड़े, इनका एक सर्वे किया जाए, कि रिसर्च की जाए, सर्वे नहीं, और इसमें ये पता लगाया जाए कि एडमिशन कितने बच्चों का होता है और कितने बच्चे प्रोफेशनल कॉलेज में आज तक गए हैं। हार्डली 10% बच्चे उनके जाते हैं और उनको हाईलाइट करते हैं, अखबारों में नाम आते हैं, यहाँ वहाँ वो लोग हाईलाइट करते हैं। 90% बच्चों का क्या हुआ जो इंग्लिश मीडियम पढ़ के कुछ नहीं बने, कहीं नहीं गए। ये गलत तस्वुर है कि हम उर्दू मीडियम पढ़ेंगे तो जो है हम आगे जाएंगे प्रोफेशनल कोर्स से। हम उर्दू मीडियम से पढ़े हैं, उर्दू मीडियम से पढ़ने में कॉन्सेप्ट गलत बैठ गया है जहनों में। अगर हम रिसर्च करेंगे तो पता चलेगा कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में एक PUC के अंदर इतने बच्चे एडमिशन लेते हैं, उसमें से 10% से ज़्यादा, 15%, 20% से ज़्यादा प्रोफेशनल कोर्सेज में नहीं है। वो सारे के सारे बच्चे कहाँ गए, उनका क्या हुआ? आप खाली उर्दू मीडियम के बच्चों के बारे में सोचते हैं। सिर्फ ये है कि एक स्टेटस बन गया है और माँ बाप ये सोच रहे हैं कि अगर हम अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल में डालेंगे तो वहाँ पे बच्चा हमारा डॉक्टर नहीं, कम से कम इंजीनियर तो ज़रूर बनेगा। ये गलत कॉन्सेप्ट है, हमारे को दूर करना है। अब्दुल कलाम साहब ऐसे स्कूल में पढ़ते रहे कि उनके स्कूल में उनकी सैलरी से पहली बार पैसे दिए तो बेंचेस आए। जिस स्कूल में उन्होंने तालीम हासिल की अपने गांव में, वहाँ बेंचेस नहीं थे, उन्होंने अपनी सैलरी से पैसे दिए, जिससे बेंच खरीद के स्कूल में डाले गए, उस पर बच्चे बैठने लगे। इतने गरीब स्कूल में पढ़ रहे थे, लेकिन